हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब इससे पहले हमने जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और भी कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। उसके बाद जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 है आपका 1 जुलाई 2022 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। भाई देखो क्या बोला है, एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल -10 to 10। मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफाइंड है आपकी क्लोज इंटरवल -10 to 10, ठीक है। और फंक्शन बोला गया है दो पार्ट में, यानी कि फंक्शन हो सकता है जब x मेरा ऑड होगा तब और x होगा इवन तब उसके फंक्शन के दो अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। और फंक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आता है हम क्या करते हैं, लिमिट्स को तोड़ते हैं। हमारी लिमिट कहां से कहां तक है, -10 से 10। हमें लिमिट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल देखा था, सिमिलर है। लेकिन यहां पे चेंज क्या होगा, हमें पूरा का पूरा जो एफ ऑफ एक्स है वो चाहिए, उसका पीरियड चाहिए, उसको तोड़ना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, क्लोज इंटरवल, जी हां 0 से लेके 1 की मैं बात करूं तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 ही देगा, ठीक है। 0 को हम क्या कंसीडर करेंगे, यहां पे इवन में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपकी वैल्यू 0 हो गई। तो एक्चुअली में आपको मिला 1 माइनस एक्स, क्या मिला, 1 माइनस एक्स। अब इसी तरह से क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक की बात करें तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वो आपको दे देगा 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 दे देगा। लेकिन 1 कैसा है, 1 इज ऑड फंक्शन, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। जब x कैसा है, जब x मेरा ऑड है तो फंक्शन होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x माइनस यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको जाना है 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 2 देगा, लेकिन 2 तो इवन है तो यहां पे इवन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 - x, मतलब 3 माइनस x आपको मिलेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे अगर थोड़ा और जाए तो क्या मिलेगा, 3 2 4 जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 3 मिलेगा। लेकिन 3 तो कैसा है, ऑड है, ठीक है। ऑड पुट कीजिए यहाँ पे, ऑड अगर मैं पुट कर रहा हूं तो x माइनस क्या मिलना चाहिए भाई, 3 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, x माइनस 3। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, क्या लेता हूं, नेगेटिव वैल्यू, यानी अगर मैं -1 से 0 ले रहा हूं तो क्या मिलेगा हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दे देगा -1। अब -1 कैसा है, ऐसे तो ऑड ही है, तो ऑड में अगर मैं पुट करूं तो x माइनस -1 क्या देगा, x + 1 दे देगा, x + 1 देगा। इसी तरह से आप और वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, समझो। मेरे पास यहां पे फंक्शन कैसा है, cos पाई है। क्या है, cos पाई है, ठीक है। वो कैसा फंक्शन है, उसका पीरियड पता होना चाहिए। यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन वो f ऑफ x के अंदर है, तो हमें f ऑफ x का भी पीरियड पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका पीरियड डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, ऐसे पीरियड पता चलेगा, ग्राफ बताना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ अगर करूं मैं यहां पे, समझना बड़े ही ध्यान से, ठीक है। 0 हो गया, 0 से लेके 1 में क्या है वैल्यू, 0 से लेके 1 में है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ कहां पे आएगा, इस तरह से आएगा। ये बात क्लियर है। अब आप सोचोगे कैसे आया भाई, कुछ नहीं, आप x की वैल्यू 0 पुट करो, y क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करो, y 0 आया, इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। अब 1 से लेके 2 में ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। 1 से लेके 2 में देखिए क्या है आपके पास, x -1 है, x पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 3 मिल गया। तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा -1 से 0 में, और अगेन आपको क्या होगा, यहाँ पे -2 मिलेगा, ठीक है। माइनस का 2 हो गया और यहाँ पे क्या मिलेगा, -3। तो इस तरह से अगर मैं ध्यान से देखूं, ये इंटरवल देखिए कितना है, 2। क्या है, इंटरवल 2। मतलब इस फंक्शन का, मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x,
ठीक है, वो कैसा फंक्शन है, एक तो इवन फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, जिसका पीरियड है, तो ये बात क्लियर है। अब आप सोचोगे मैं ऑड इवन की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो क्वेश्चन है क्या है, देखो समझना पड़ेगी ध्यान से। आपका जो क्वेश्चन है दैट इज π²/10 इंटीग्रल -10 to 10 f(x) dx, लेकिन उससे पहले क्या है, cos πx को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब -a to a वाली प्रॉपर्टी है, तो हमें फंक्शन ऑड है या इवन है वो भी पता होना चाहिए। तो इससे ग्राफ से पता चल रहा है कि फंक्शन इवन है। कॉस फंक्शन भी कैसा है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, अब इवन फंक्शन है दोनों ही, तो π²/10 होगा यहाँ पे क्या, -a to a का यूज करके इवन प्रॉपर्टी में लगा दूं तो 2 टाइम्स 0 to a मैं लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, f(x) cos πx dx। ये बात होनी चाहिए क्लियर, ये तो क्लियर है। लेकिन अब मुझे पता है f(x) का पीरियड जो कैसा है भाई, 2 है। कैसा है पीरियड इसका, 2 है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसका पीरियड इज 2। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन cos πx का पीरियड क्या होगा, समझो, cos x का पीरियड इज 2π, तो क्या करेंगे, cos πx का पीरियड 2 होगा। मैंने बताया था भाई, जब भी मैं कॉन्सेप्ट एड ऑन करा रहा था तब मैंने बोला था आपको क्या करना है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, देखो cos x का पीरियड इज 2π, तो cos πx का क्या होगा, cos πx इज नथिंग बट 2π/π, आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तो अल्टीमेटली आपको 2 मिल गया। तो यहां पे इसका पीरियड भी 2, इसका पीरियड भी 2, मतलब जो फंक्शन अगर दो मल्टीप्लीकेशन में दोनों के पीरियड 2 है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। पूरे टोटल फंक्शन का पीरियड क्या आएगा, टोटल फंक्शन का पीरियड भी 2 ही आएगा। तो क्या मैं इसे 0 to 10 जो है, इसे मैं 0 to 5 into 2 लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे आप लिख सकते हो 2 5 π²/5 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, π²/5, ये मेरा i है। ठीक है, और इंटीग्रल 0 से लेके 2 टाइम्स 2 into 5, 5 to 10 ही हो गया। ठीक है, और मेरा फंक्शन जो है क्या है, f(x) into cos πx, f(x) into cos πx dx। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या ये आपको इस तरह से 0 से लेके nt वाली फॉर्मूला दिख रही है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, तो आपका ये जो n है वो बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा π², ठीक है, इंटीग्रल 0 से लेके 2 f(x) cos πx dx। ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 2 में मेरा जो फंक्शन है f(x) उसकी वैल्यूज अलग है। कैसे अलग है, देखिए यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा 0 से लेके 2 तक की अगर बात करें तो हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं। देखिए यहां पे क्लियरली 0 से 1 में 1 - x है, 0 से 1 में मेरा फंक्शन f(x) इज 1 - x, और यहां पे 1 से लेके 2 में फंक्शन चेंज हो रहा है x - 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को 0 से 2 को तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिल जाएगा π² इंटीग्रल 0 to 1 f(x) की वैल्यू क्या है, 0 से 1 में चेक कीजिए, f(x) इज नथिंग बट 1 - x, तो यहां पे आपको मिल गया 1 - x cos πx dx। और क्या होगा आपके पास, अगेन इंटीग्रल 1 से लेके 2, लेकिन क्या करेंगे, π² तो आएगा ही, और 1 से 2 में फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास x - 1, क्या है, x - 1 cos πx dx। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे सही से आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना इतना भी आसान नहीं है। वैसे तो आसान है अगर सही से पढ़ रहे हो तो। देखो यहाँ पे cos πx है और 1 - x, आप सोचोगे दो अलग अलग फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, लेकिन उससे और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ भी देखो दोनों सिमिलर टाइप के फंक्शन है या नहीं, x - 1 है, cos πx है, 1 - x है, तो मैं इनको सिमिलर टाइप का बना के कंबाइन कर लूं तो चांसेस है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 - x को यहाँ पे मान लेते हैं t, 1 - x को अगर t मान ले तो dx क्या हो जाएगा, -dt हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - t हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, लिमिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, π²
इंटीग्रल 1 to 0 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट टी कॉस पाई एक्स। समझो अब यहां पे क्या चेंजेस है, कॉस पाई एक्स बोला गया है, यानी पाई इंटू एक्स, लेकिन एक्स तो क्या है 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी है, तो क्या कर सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई टी होगा या नहीं, कॉस पाई माइनस पाई टी है, मतलब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से आप कॉस पाई एक्स को लिख सकते हो, मतलब कॉस पाई एक्स आपका बन जाएगा माइनस कॉस पाई टी, क्या बन जाएगा माइनस कॉस पाई टी, ये बन जाएगा आपका फंक्शन। और dx तो क्या है माइनस का dt है, ठीक है, dx है माइनस का dt। लेकिन ये जो लिमिट है समझना 1 से लेके 0 है, मैं इसे 0 से लेके 1 कर सकता हूं भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1, क्यों ये माइनस में दे देता हूं लिमिट को, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0 to 1। अब एक याद कीजिए प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल वाली। हाँ भाई क्या है प्रॉपर्टी समझो, आपके पास प्रॉपर्टी है इस तरह से, t को आप x लिख सकते हो, ठीक है, ये माइनस एक हम बाहर लिख लेंगे, cos पाई x लिख सकते हैं, अगेन आप dx लिख सकते हो। अब मैंने क्यों लिखा, देखो ये मेरा जो फंक्शन है पाई स्क्वायर इंटीग्रल 1 to 2, इसे अभी वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है, cos ऑफ पाई x dx, ये बात क्लियर है। लेकिन यहां भी मैं परफॉर्म करूं, यहां भी अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं तो आपको अल्टीमेटली सेम टू सेम फंक्शन मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम, यानी आपको मिलेगा माइनस का पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1, क्या मिलेगा यहां पे, जी हां x cos पाई x dx, ये मिल गया। ऐसा आपको सेम टू सेम मिलेगा, आपको बस ऐसे क्या करना है सब्स्टिट्यूशन लगा लेना है, अपर लोअर लिमिट चेंज करोगे तो सेम प्रोसेस आने वाली है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका इक्वेशन जल्दी सॉल्व होगा। देखो कैसे, माइनस पाई स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे समझना बड़े ही ध्यान से, क्या मिल गया माइनस पाई स्क्वायर बाहर आ गया, और क्या होगा ये इंटीग्रल 0 to 1 कितनी बार होगा भाई, 2 बार आ रहा है, या फिर पूरा का पूरा फंक्शन कितनी बार है, 2 बार है, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम, माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1 cos ऑफ पाई एक्स dx, ये बात क्लियर है। बस अब इसका मैं इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे, हम कैसे करेंगे, जी हाँ DI मेथड, सीधा क्या करेंगे शॉर्टकट लगाएंगे। अब शॉर्टकट क्या कहता है DI मेथड के लिए, DI मेथड कहती है कि आपको जिसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी x का डिफरेंशिएशन और cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो x और इंटीग्रेशन में लिख लो cos पाई x, ठीक है, तो क्या होगा x का डेरिवेटिव 1 cos पाई x के लिए sin पाई x अपॉन में पाई, यानी 1 अपॉन पाई आप लिख सकते हो, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इससे आपको मिलेगा माइनस में cos ऑफ पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और कहां तक जाना है आपको डेरिवेटिव के लिए, 0 तक जाना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखो माइनस का 2 पाई स्क्वायर इंटू, देखो x इंटू, जी हाँ साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, x इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन में पाई, ये बात क्लियर है। फिर क्या होगा, देखो ये माइनस और ये क्या होगा माइनस, प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको cos पाई एक्स, क्या मिलेगा प्लस में cos पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, यानी 1 अपॉन पाई स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे 0 to 1 लिमिट लग गई। बस अब आप अपर एंड लोअर लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, अपर लोअर लिमिट लगा दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू माइनस 2 अपॉन में पाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। तो पाई स्क्वायर गया तो अल्टीमेटली 4 आंसर मिल गया आपको। क्या मिला आंसर 4। सो ऑप्शन ए इज माय फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस। कैसे किया भाई सॉल्व हमने, सबसे पहले तो फंक्शन को समझा, फंक्शन कैसा है, ठीक है, फिर उसका पीरियड निकाला,
पीरियड निकालने के बाद फंक्शन ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ऑड इवन लगाने के बाद मुझे जो लिमिट मिली, ठीक है, उसके लिए मैंने अगेन पीरियड का यूज किया और पीरियड यूज करके पीरियड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, फिर क्या किया भाई, लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है। 0 से 1 में उसकी कुछ वैल्यू अलग है, 1 से 2 में अलग वैल्यू है। फिर आप कहां तक पहुंच गए भाई, सिंप्लीफाई कर दिया। मेन स्टेप आपका जो है ना, यहां से स्टार्ट स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन अलग वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है, यहां पे बोला गया है i इज इक्वल टू दिस टाइप का आपको फंक्शन गिवन है, इंटीग्रल, जहां पे ये डब्बे के अंदर जो x गिवन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब तक हमने सीख लिया है अच्छे से कि ये क्या होता है। ठीक है, तो i की वैल्यू जो है 0 से लेके 10 तक है। ठीक है, अब समझो इंटीग्रल मतलब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अब क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझो, जब भी ये फंक्शन आता है हम क्या करते हैं, लिमिट को तोड़ देते हैं। 0 से 1, 1 से 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो आपको ऐसे ही लिमिट्स को तोड़ना है। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो चेंज अलग मेथड की, यहाँ पे क्यों अलग? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिख रहा है, भले ही एक्सपोनेंशियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या? a⁻, ये ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 1, कुछ नहीं किया है, इसको बस ऊपर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, लिमिट्स में अलग अलग लिख लेंगे, यानी इंटीग्रल 0 to 1 में, अब समझना, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो गया पूरा। ठीक है, फिर 1 से लेके 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा जाते ही जाएंगे हम। सो 1 से लेके 2 में इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू e⁻1 माइनस x प्लस 1 हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप 2 से लेके 3 तक के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 से 3 में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 इंटू e⁻2 माइनस x प्लस 1 dx। इसी तरह आप बहुत बार लिख सकते हो। लास्ट में आपकी जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, 9 से लेके 10 तक, ये 9 होगा, e⁻9 माइनस x प्लस 1 dx, ये हो गया। अब क्या आप ऐसा करोगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं, सबका इंटीग्रेशन फाइंड करूं, फिर ऐड करूं? ये तो बहुत ही लेंथी मेथड है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं समेशन ले सकता हूं। सम किसका करेंगे भाई, सम हम स्टार्ट करेंगे n इज इक्वल टू 0 से लेके, समझना मेरी बात, n इज इक्वल टू 0 से लेके 9 तक। क्यों ऐसा? देखिए, ये 0 to 1, तो पहली वैल्यू 0 होगी। कैसे? अब समझ लो, यहां पे क्या होगा, n से लेके n प्लस 1 तक जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंटीग्रल है, नीचे 0 है तो ऊपर एक ज्यादा है, 1 है तो ऊपर 2 है, तो n से लेके n प्लस 1 तक जाऊंगा मैं। देखो, n 0 पुट कीजिए तो 1 आया, n 1 पुट कीजिए तो क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3, लास्ट में अगर मैं 9 पुट कर रहा हूं तो 9 to 10 आ जाएगा। देखिए 9 to 10 आ गया। क्लियर है, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया मेरा। लेकिन ये फंक्शन कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे है 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा। e⁻, ये क्या है, 1, 2, 3 अप टू क्या है, 9 तक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n। हर बार क्या एक्स्ट्रा है, +1 और +1, तो e⁻n प्लस 1 माइनस x है मेरे पास। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ये हो गया आपका dx। तो अब इजीली आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, ये समेशन कर दिया, आप वैल्यूज पुट करोगे तो पूरा वापस इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। अब समझो, ये जो है ये क्या है भाई, e⁻x है, n प्लस 1 को भूल जाओ, ये dx है, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, समेशन n फ्रॉम 0 to 9। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x ही होगा, n प्लस 1 माइनस x, लेकिन माइनस x के लिए मुझे -1 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 आ गया, और ये n तो बाहर था ही, और आपको क्या कर लेना है, बस इस तरह से n और अपर लिमिट n प्लस 1 पुट कर दो। बस यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 to 9, ये n तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। अब यहां पे अपर लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूं तो देखिए क्या होगा, 0 हो जाएगा, e⁻0 विच मींस 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e⁻1 आ जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब थोड़ा सा चेंज होगा, देखो क्या चेंज होगा, ये e इस समेशन के लिए कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा,
क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब e-1 मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, e-1 हो गया। बचा गया हमारे पास समेशन n फ्रॉम 0 to 9 n बच गया। अब ये क्या है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक, मतलब नेचुरल नंबर का सम याद कीजिए क्या है, nn प्लस 1/2। nn प्लस 1/2 इज नथिंग बट 9 इंटू 10/2, यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 45 e-1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। देखिए आपको हर बार अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से चालाकी लगानी पड़ेगी तभी क्वेश्चन जेईई मेंस के सॉल्व होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 है, यहां पे बोला गया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पे रियल कोएफिशिएंट है और बोला है इंटीग्रल 0 to 1 p ऑफ x dx की वैल्यू 1 है, ठीक है। और क्या क्या है आपके पास, अगर मैं p ऑफ x को डिवाइड करूं x माइनस 2 के साथ तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को x माइनस 2 से तो आपको 5 मिलेगा। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x माइनस 2 को अगर मैं 0 मान लूं तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। यानी p ऑफ x जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या गिवन है bx प्लस सी। यहां पे अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 2b प्लस सी, लेकिन p ऑफ 2 तो 5 है, क्योंकि आप पुट करोगे तो अल्टीमेटली आपको 5 आंसर मिलेगा। तो आपके पास क्या हो गया 4 प्लस 2b प्लस सी हो गया, यानी कि 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये एक आपके पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो आपको ये एक चीज ध्यान में होनी चाहिए। और क्या गिवन है, p ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 p ऑफ x dx, ठीक है। व्हाट इज p ऑफ x, p ऑफ x इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 में, तो आपको क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी एक्स, और लिमिट लगा दो 0 to 1। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो। अपर लोअर लिमिट जैसे ही मैं पुट करूंगा क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 b/2 एंड c मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन एक चीज समझो, इसकी जो वैल्यू है वो तो क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो तो हमेशा से हमें बोल दिया गया है कि 1 है। क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो हर बार, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा तो एलसीएम लेके 3 2 6 आ सकता है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 4 मिल गया। ये एक और इक्वेशन हो गया, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप रुक जाओगे, देखो आपके पास 1 है, इक्वेशन 2 है, b और c है। अब आपको बोला क्या गया है कि भाई मुझे फाइंड करनी है 9 इंटू बी प्लस सी की वैल्यू। अब 9 इंटू बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ऑब्वियसली b और c दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये मुझे इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर दूं 6, क्या कर दूं मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं तो क्या होगा 12b प्लस 6c इज इक्वल टू 6, और इसके साथ माइनस कर दूं यानी 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 4, माइनस लगा दो बस, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या हो गई 2/9 हो गई, b की वैल्यू हो गई 2/9। अब b की वैल्यू को आप 2/9 यहां पुट करो या वहां पे पुट करो, देखिए क्या होगा 2/9 पुट करने पर 4/9 मिलेगा। 1 माइनस 4/9 इज नथिंग बट 5/9। तो b अगर 2/9 है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9 आ जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। ये 9 है, गलती मत करना, ए मत समझ लेना। अब b और c की वैल्यू आ गई, बस पुट कर दो 9 इंटू बी प्लस सी में, 9 इंटू बी 2/9 प्लस 5/9, b प्लस सी ही तो करना था, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको 9 इंटू 7/9 विच मीन्स 7। सो माई आंसर इज
9 इंटू बी प्लस सी का क्या हो गया आंसर, देखिए 7 हो गया। तो चेक करते क्या ऐसा आंसर है भाई, ऑप्शन ए ही मुझे आंसर दे रहा है। देखिए तो कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है आपका, लेकिन लॉजिक बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के लॉजिक लगे। पहले तो आपको पॉलिनोमियल से पता करना पड़ा एक इक्वेशन, फिर इंटीग्रेशन में लेकर आया, फिर इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं है लेकिन लॉजिक ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 है। यहाँ पे बोला गया है भाई इंटीग्रल जो है π/4 से π/2 और फंक्शन है मेरा cot की पावर n। तो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जब फंक्शन की इतनी ज्यादा पावर है, साइन की पावर n, cos की पावर n, क्या यूज करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में वो 0 से π/2 होगा तो सॉल्व करना इजी होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे π/4 से π/2 है। तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं in। क्या है ये, cot की जब पावर n है तो इसे in मान लेते हैं। तो ये आपका जो in है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके π/4 से π/2 cot की पावर n-2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, cot स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन cot स्क्वायर को तो हम कोसेक स्क्वायर x-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करूं मैं और, तो π/4 से π/2 होगा, cot स्क्वायर n-2। ठीक है, और ये कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया कोसेक स्क्वायर x dx। यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया पहले कॉट को, फिर अगेन कॉट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ। तो आपको यहां भी क्या मिलेगा, π/4 से π/2 कॉट की जो पावर है दैट इज n-2 dx। ये बात क्लियर है, ये आपका in है। अब देखो ध्यान से, अगर कॉट की पावर n थी तो in लिखते थे, यहाँ पे कॉट की पावर n-2 है, लिमिट विमिट सब सेम है, तो क्या मैं इसे in-2 लिख सकता हूं, क्या इसे हम in-2 लिख सकते हैं। बात क्लियर है, तो ये आपका in हो गया और यहाँ पे क्या हो गया in-2। इसका क्या करेंगे, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या ये आपको सीधा सीधा t और इसका ये डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, कोसेक स्क्वायर x dx, सिर्फ आपको किसकी जरूरत है, बाहर एक अगर मैं माइनस लगा दूं, क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर x जो है वो क्या है, cot x का डेरिवेटिव है। तो मतलब ये t हो गया, क्या हो गया t, तो t की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पावर में एड ऑन कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में cot की पावर n-1 अपॉन में क्या होगा n-1, जिसकी लिमिट क्या है, π/4 से π/2 हो गया। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, लेकिन वापस आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये डेरिवेटिव है, बस क्या करना है आपको, इसकी पावर में एड ऑन कर देना है और नीचे पावर लिख लेनी है। ठीक है, वे वैसे ही मेथड से हमने किया है। और ये क्या है, in-2। अब देखो ये in है, ये in-2 है, और ऑप्शंस देखिए 2 और 4, 3 और 5 सब में 2-2 का गैप है। तो क्या मैं in प्लस in-2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू, अगर आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा ये आपको दे देगा 1 अपॉन में n-1 दे देगा। ठीक है, आप अपर लिमिट पुट करो, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो, π/4 के लिए क्या आ जाएगा, जी हाँ वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। बात तो क्लियर है। ठीक है, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे x तो है ही, ठीक है, यहाँ पे x तो था ही, n में वैल्यू नहीं पुट करनी है, π/4 n में नहीं पुट करना है, आपको x की जगह पे π/4 पुट करना है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन मुझे आंसर क्या पूछा गया है, भाई ये 1 अपॉन में i हो तो क्या ये gp है, ऐसा रिलेशन है तो क्या ये ap है। अब समझो, वैल्यूज चेक करते हैं। आई कौन सी वैल्यू है, 4 6 4 3 2 4 ऐसी वैल्यूज है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूं 4 और 2 के लिए, मतलब n-2 i4 और i2 हम चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में n-1 यानी 4 - 1 is 3, तो एक ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह से और वैल्यू है आपके पास 3 and 5, मतलब i5 और ये क्या हो गया, 2 माइनस कर दो, i3 हो गया 1 अपॉन में क्या होगा 5 - 1, क्या है 5 - 1 यानी कि 4 हो गया। तो अब अगर मैं वैल्यू चेक करूं किसकी, i6 एंड प्लस में i4, ये वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो क्या मिलेगा मुझे, जी हाँ 1 अपॉन में 5 मिल जाएगा। अब ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 अपॉन में
I2 प्लस I4, यानी 1 अपॉन में 1/3, यानी क्या आएगा आंसर 3 आएगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है, ये 3 आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। आपको बोला गया है कि ये जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी इनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो होना चाहिए। डिवाइड करो 4/3 इज इक्वल टू 5/3 आ रहा है, नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है I2 प्लस I4, यानी ये फर्स्ट, ये जो आ रहा है आपके पास 1/3, फिर क्या बोल रहा है I5 और क्या बोला है ये और ये, ठीक है, ये तीनों ही कैसे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 1/3 1/4 एंड 1/5 समझना। ऑप्शन बी जो कह रहा है 1/3 1/4 एंड 1/5, ये क्या जीपी था, ये तो कैंसल हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये एपी है, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस करोगे तो वो भी गलत आ रहा है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि I2 प्लस I4 और इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर की तो बात ही कुछ नहीं है, एपी जीपी बनेगा ही नहीं, आप स्क्वायर करो कुछ भी करो, ठीक है। ऑप्शन डी जो बन रहा है वही मेरा आंसर लग रहा है, फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 1 अपॉन में I2 प्लस I4, यानी ये 3 4 5, ये आपका क्या है, एपी है, मतलब सबका डिफरेंस कैसा है, जी हाँ सेम है। आप चेक कर लो, 4/3 करोगे तो 1 आएगा, 5-4 करोगे तो 1 आएगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो ये क्या है आपकी एपी बन रही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 है, क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला गया है f ऑफ x जो है मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ठीक है। इसी के साथ एक और फंक्शन है g ऑफ x जो है f ऑफ x, ठीक है। इस तरह से आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है और बोला है इंटीग्रल 0 से लेके 3 g ऑफ x माइनस f ऑफ x कर लो। तो ये तो देखने में तो आप सोचो कि बस बहुत ही इजी है, बस f ऑफ x कर दो, मतलब मॉड x के अंदर यहाँ पे कुछ वापस पुट कर दो और सीधा इंटीग्रेशन कर लो। नहीं, यहाँ पे बहुत चेंजेस है। क्यों, देखो मेरे पास जो f ऑफ x है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, मतलब वो मुझे दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर जो g ऑफ x है वो एक्चुअली फंक्शन का फंक्शन है, मतलब मॉड के अंदर अगेन मॉड, तो वो जो पहले मॉड की, फर्स्ट मॉड की, समझ लेना, फर्स्ट मॉड की जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिली वो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन f ऑफ x के अंदर अगेन जो मॉड मिल रहा है वो आपको प्लस माइनस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर जो वैल्यू मिलेगी अगेन आपको उसकी प्लस माइनस वैल्यू मिलेगी। इस तरह से फंक्शन का मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले f ऑफ x की बात करते हैं। f ऑफ x इज मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है, बात क्लियर है। तो x माइनस 2 आपको क्या देगा, दो वैल्यूज देगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव माइनस x प्लस 2। लेकिन मेरा जो x है, अब समझो मेरा x कहां से कहां तक है, मेरा x 0 से लेके यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, इसके लिए तो 0 से लेके 3 है, लेकिन यहाँ पे जो x है ये क्या है भाई आपका 0 से लेके 4 तक है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके या फिर 2 से लेके अगर मैं 4 तक की बात करूं तो ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। लेकिन 0 से 2, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, आपको क्या देगा, नेगेटिव f ऑफ x देगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये आपको दो वैल्यूज मिल गई। अब बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि g ऑफ x जो है वो है f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप g ऑफ x की जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस तरह से मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस 2 ऐसा पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर f ऑफ x पुट कर दो, f ऑफ x क्या है, x माइनस 2, तो बस f ऑफ x माइनस 2 आएगा। लेकिन देखो अब क्या होगा, अब थोड़े और चेंजेस होंगे। मेरा जो एक्चुअली f ऑफ x है उसकी दो वैल्यूज हैं, एक तो ये एक तो ये, मतलब अगर मेरा x माइनस 2 कैसा है, पॉजिटिव है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो फंक्शन पूरा का पूरा मॉड है उसके अंदर f ऑफ x पॉजिटिव मिलेगा, यानी x माइनस 2 मिलेगा। बात क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर x माइनस 2 मेरा, ठीक है, f ऑफ x की ही बात कर रहे हैं, लेकिन f ऑफ x की दो वैल्यूज है, तो f ऑफ x के लिए ये x माइनस 2 अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो आपको ये वैल्यू मिलेगी मॉड के अंदर, मतलब माइनस x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है माइनस 2, ये पुट कर दो। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर सबको, ठीक है। अब समझो ये क्या देगा अल्टीमेटली, मुझे ये क्या देगा अल्टीमेटली, आपको इस तरह से x माइनस 4 देगा मॉड के अंदर, और ये क्या देगा मॉड के अंदर आपको क्या देगा, माइनस का x दे देगा।
ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये आप इस तरह से लिख सकते हो क्या, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू हो गई लेस देन और इक्वल टू 2। हाँ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां तक सबको होना चाहिए क्लियर एकदम। तो अब देखो g ऑफ x में हमने यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अगेन हमें मॉड्यूलस को दूर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, समझना, यहां पे आपको ये 4 वैल्यूज देगा। कैसे भाई, मॉड ऑफ x माइनस 4 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है, एक मान लो आ गई आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई x माइनस 4, और नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई माइनस x प्लस 4। लेकिन x माइनस 4 आपको पॉजिटिव कब मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। लेकिन मेरा जो फंक्शन के लिए x की वैल्यूज है वो 0 से लेके 4 तक है, यानी कि अगर मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तभी मुझे ये पॉजिटिव मिलेगा, वरना मेरी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, मेरी वैल्यू कहां से भाई 2 से कम होनी चाहिए या फिर 4 से कम होनी चाहिए। अल्टीमेटली मेरी जो वैल्यूज है 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तब ये मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहां से लेस देन और इक्वल टू 2 में जाऊंगा तो वो तो मुझे माइनस x दे देगा। ठीक है, अब यहां पे भी 2 वैल्यूज मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे पता है पॉजिटिव के लिए हमेशा x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए आपका जो x है वो होना चाहिए, समझ लेना, 0 से लेके 2 तक होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तभी ही मुझे क्या मिलेगा, मेरा x पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव कब होगा, जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि क्या होगा भाई, वैल्यू नेगेटिव होगी। आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, तभी आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब समझो, मेरा जो फंक्शन है एक्चुअली तो 0 से लेके 4 तक ही डिफाइन है। देखो यहाँ पे एक्चुअली में मेरा जो फंक्शन है वो 0 से लेके 4 तक ही डिफाइन है, तो मैं ऊपर और एक्स्ट्रा नीचे क्यों जाऊं, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा जाऊं ही क्यों। तो मेरा जो एक्चुअली अब g ऑफ x निकल के आ रहा है, g ऑफ x जो निकल के आ रहा है वो क्या है भाई, आपके पास x माइनस 4 यानी कि माइनस x प्लस 4, समझना बड़े ध्यान से, माइनस x प्लस 4, वो भी कहां से, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए। और ये जो x मिल रहा है वो कब मिल रहा है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। ये बात क्लियर है। तो अब मेरा g ऑफ x डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिमिट को तोड़ना चाहूं, लिमिट मुझे तोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन के लिए लिमिट अगर मैं यहां पे भी तोड़ूंगा, यहां पे भी तोड़ूंगा, तो मुझे बहुत ही बड़े आंसर्स मिलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। हम यहां पे g ऑफ x माइनस f ऑफ x दोनों को साथ में मिला लेंगे। अब साथ में मिलाना मतलब ये, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए g ऑफ x और f ऑफ x लिखना पड़ेगा सेम। अब देखो यहां पे क्या है, x माइनस 2 है f ऑफ x, और यहां पे 2 से लेके 4 में माइनस x प्लस 4 है, मतलब माइनस x प्लस 4, और माइनस कर देना है आपको ये वाली वैल्यू x माइनस 2, x माइनस 2 कर देना है। ये बात क्लियर है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, दूसरी वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी, ये x माइनस 0 लेस देन x लेस देन 2 यानी माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2, ये मिल गया किसके लिए, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू। ये बात क्लियर है। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहाँ पे माइनस x माइनस 2x, 4 प्लस 2 6 माइनस 2x मिल गया, 6 माइनस 2x, और यहां पे क्या मिला, 2x, x प्लस x हो गया 2x प्लस 2, सो 2x, लेकिन ये माइनस गया मतलब 2x माइनस 2 मिल गया। मतलब दो वैल्यूज मिली हमें, यहाँ पे 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब आपको इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। कहां से कहां तक तोड़ोगे भाई, यहां पे 2 पे चेंजेस आ रहे हैं, तो 0 से 2, 2 से 3, मतलब मेरा जो फंक्शन है g ऑफ x माइनस f ऑफ x, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल 0 to 2 और इंटीग्रल 2 to 3। ये बात क्लियर है। लेकिन 0 to 2 में अगर मैं चेक करूं, 0 to 2 में फंक्शन कैसा है, 2x माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 2 पुट कर देंगे, dx कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस करके 2 to 3 में मेरा फंक्शन कैसा है, 6 माइनस, जी हाँ 6 माइनस 2x है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6 माइनस, मैं 2x पुट कर दूंगा, यहाँ पे dx कर दो, बस इसका इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन मीन्स x स्क्वायर माइनस
2x मिल जाएगा, लोअर अपर लिमिट पुट करो 0 to, यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, और लोअर अपर लिमिट 2 and 3 पुट कर दो, बस सिंपल हो गया। अब अगर आप लोअर अपर लिमिट पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको और कुछ नहीं 1 ही मिल जाएगा। देख लो, चेक कर लो भाई क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या हो गया, देखो क्या हो गया 4 माइनस 4 0 हो गया, यहाँ पे पुट करो 6 3 18 माइनस क्या होगा 9, मतलब 18 माइनस 9 9 मिलेगा। यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करो माइनस करके, 6 2 12 माइनस 4 क्या मिला, 12 माइनस 4 इज नथिंग बट 8, 9 माइनस 8 1 हो गया, तो आपको 1 ही मिलेगा। सो मेरा आंसर जो है वो 1 है। तो देखो, आपको इस टाइप के फंक्शन में डबल मॉड्यूलस हो तो क्या करना है, इस तरह से फंक्शन को लेते हुए जाना है। पहले एफ ऑफ एक्स सॉल्व करो, उसकी अलग अलग वैल्यूज लाओ, फिर जी ऑफ एक्स में उसको पुट करके फिर फंक्शन को अगेन प्लस माइनस में डिराइव करो, फिर जो फंक्शन है उसको आपको अगर तोड़ना है 0 से लेके 3 को, फिर आपको जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको उसको लिमिट को तोड़ सकते हो, तब आपका आंसर आके बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा आंसर, 1 बन जाएगा। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रल 0 to x f of t dt, ठीक है, और उसका कुछ आंसर भी आपके पास ऑलरेडी है, और बोला गया है f डैश ऑफ 1/2 फाइंड करो। भाई ये क्वेश्चन बता दूं मैं, 2019 10th जैन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का। अब सबसे पहले आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि मुझे डेरिवेटिव क्यों बोला है। डेरिवेटिव इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप कर दो लेबनीज रूल, वो नहीं बोल रहे, आपको ऐसा लॉजिक लगाना है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है मतलब लेबनीज रूल लगाना है, वो नहीं बोल रहे, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x to 1 f ऑफ t, लेकिन क्या है मल्टीप्लीकेशन में t स्क्वायर भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे बोथ दी साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो आपका लेबनीज रूल लगेगा, मतलब f और अपर लिमिट लगेगी, ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस में लोअर लिमिट और उसका डेरिवेटिव यानी 0 इज इक्वल टू में यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे 2x होगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले फंक्शन में, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, लेकिन अपर लिमिट कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा, ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट यानी कि x स्क्वायर f ऑफ x इनटू x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यानी f ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 2x बच गया इस साइड। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो f डैश ऑफ 1/2 चाहिए, मतलब f डैश ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा, यानी f ऑफ x अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपको मिलेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका, f ऑफ x का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, डिवीजन के लिए रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का। क्या होता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पे अपर जो न्यूमरेटर है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव इज 2x है, तो क्या करेंगे यहाँ पे d/dx ऑफ 2x कर देंगे। बात क्लियर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और कांस्टेंट में तो 2x ही रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, चलिए d/dx ऑफ 2x क्या होगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली आपको 2 माइनस 2x स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। f डैश ऑफ x मिल गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। लेकिन मुझे तो f डैश ऑफ 1/2 चाहिए, तो पुट कर दे यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करने पे 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट कीजिए 2/4 1/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पे 3/2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 1 4 प्लस 1 5/4, मतलब 25/16 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24/25 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है, ये रहा ऑप्शन बी इज माय
फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 है, यहाँ पे बोला गया है अ वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, क्या बोला है, ऐसी अल्फा की वैल्यू फाइंड करो जिससे इसका आंसर log ऑफ 9/8 आए। ये जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर आपका log ऑफ 9/8 आना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, क्या ये इस तरह से x प्लस अल्फा और ये दोनों इस तरह से आप बोल सकते हो x प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस एक्स, और यहाँ पे इनटू में क्या है बीटा प्लस एक्स मान लो, तो क्या ये दो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल वाला फॉर्म नहीं दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा हम लगा सकते हैं। लेकिन वो मेथड थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे भाई, कैसे, अल्फा अल्फा प्लस 1 और ऊपर क्या है आपके पास 1 है, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस एक्स है, ठीक है, और x प्लस अल्फा प्लस 1 ये आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ऊपर 1 है तो ऊपर अगर मैं इस तरह से लिख लूं x प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस क्या कर सकते हैं x प्लस अल्फा अगर कर दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x x गया, अल्फा अल्फा गया, बचा क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, और ऊपर ऑलरेडी 1 था। तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्चुअली आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को और इस टर्म को, तो अल्टीमेटली आपको इस तरह से अल्फा टू अल्फा प्लस 1 ये और ये कैंसल हो जाएगा, मतलब dx अपॉन में x प्लस अल्फा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर माइनस में इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 1 और क्या मिलेगा यहाँ पे, ये और ये कैंसल हो जाएगा, समझना बड़े ही ध्यान से। सेकेंड टर्म में, पहली टर्म में ये कैंसल हुआ, सेकेंड टर्म में ये कैंसल होगा, मतलब dx अपॉन में x प्लस अल्फा प्लस 1 मिल जाएगा आपको। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, log x आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट log x। अब log x लगा दो यहाँ पे, मतलब log ऑफ x प्लस अल्फा, ठीक है, जिसका क्या करना है अपर लोअर लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 1, ठीक है, माइनस में log ऑफ मॉड x प्लस अल्फा प्लस 1 और उसकी अपर एंड लोअर लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 1 हो गया। यहां पे भी आप मॉड लिख सकते हो, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बस अपर लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, मतलब 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मॉड होगा माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट मतलब log ऑफ 2 अल्फा, log ऑफ 2 अल्फा मिलेगा, माइनस में यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे तो log ऑफ अल्फा प्लस 1 इज नथिंग बट 2 अल्फा प्लस 2 ये मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट लगाने पे, तो आपको मिलेगा log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 ये मिल गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं का, ये प्लस है ये प्लस है, log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू वाई। तो अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, log ऑफ x इंटू वाई, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। मतलब आपको मिला log ऑफ मॉड 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू ये है, मतलब अल्टीमेटली आपको स्क्वायर मिल गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये दोनों जाएंगे, मतलब 2 अल्फा इंटू क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस 2, 2 अल्फा प्लस 2 ये मिल गया आपको। लेकिन इसका तो आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है log के फॉर्म में, log 9/8, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log 9/8, तो दोनों साइड log log क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या है यहाँ पे, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा प्लस 1, जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 8, ठीक है, ये 8 यहां जा जाएगा, ठीक है, और 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9 इंटू आपको मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 अल्फा ये मिल गया। अब दोनों साइड अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सिंप्लीफाई अगर आप देखो यहां से 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 36 माइनस कर दो तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर मिलेगा। बात तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 अल्फा मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का, जी हाँ, माइनस का 8 मिल जाएगा आप सिंप्लीफाई करोगे तो। मतलब अल्टीमेटली हमें मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 कॉमन निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस का 2। अब इसका तो आंसर क्या है भाई, सीधी सी बात है, क्या मैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 माइनस 1 अल्फा प्लस 2, ये बात क्लियर है, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्फा की वैल्यू मुझे मिल रही है, समझना बड़े ही ध्यान से, अल्फा -1 और अल्फा प्लस 2, ठीक है।
तो 0 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, या फिर अल्फा की वैल्यू -2 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू -2 मुझे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं है आपके ऑप्शन के अंदर, सो -2 इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 है। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपको, I1, I2 एंड I3 तीन आपको इंटीग्रेशन गिवन है। ठीक है, और बोला गया है कि भाई रिलेशन क्या है इन तीनों में से। ठीक है, समझना बड़े ही ध्यान से। आपको बोला है कि I1 की कुछ वैल्यू है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो वैल्यू कैसी है I2 और I3 से। मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इससे कंपेयर करनी पड़ेगी। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ये समझना है, अगर फंक्शन मान लीजिए f ऑफ x ग्रेटर देन आपके पास है g ऑफ x, तो उसका जो इंटीग्रेशन भी जो होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। ये बात समझ लेनी है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे ये पता करना है कि फंक्शंस के बीच का रिलेशन क्या है। सबसे पहले x की बात करते हैं। तीनों में ही जो लिमिट है 0 से 1 के अंदर है, मतलब मेरा जो x है वो 0 लेस देन x लेस देन 1 है। लेकिन सब फंक्शन के अंदर कॉमन क्या है, देखिए -x और -x। ठीक है, क्या है, -x स्क्वायर और -x क्यूब, ऐसा बोला गया है। लेकिन नेगेटिव पे नहीं जाते, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x क्यूब इज लेस देन, समझना बड़े ध्यान से, x क्यूब इज लेस देन x स्क्वायर लेस देन x, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? आप सोचोगे कि सर x क्यूब किसी की भी वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू तो हमेशा x से ज्यादा होनी चाहिए, x से कम कैसे होगी x स्क्वायर से? ठीक है, लेकिन मेरा जो x है वो क्या हो रहा है, 0 से 1 है, तो अल्टीमेटली x क्यूब जो होगा वो छोटी वैल्यू होगी x स्क्वायर से। ये बात समझनी है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कर दूं सबका, तो आपको क्या मिलेगा, x क्यूब ग्रेटर देन -x स्क्वायर ग्रेटर देन -x। ये बात भी क्लियर है। अब मैं यहां पे एक्सपोनेंशियल लगा दूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि सारे फंक्शन में मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो अगर मैं यहां पे एक्सपोनेंशियल लगा दूं तो भी आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर -x क्यूब ग्रेटर देन e टू द पावर -x स्क्वायर ग्रेटर देन e टू द पावर -x। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब समझो, अब मैं अगर यहां पे क्या कर दूं, मैं cos स्क्वायर x क्या कर दूं, cos स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सेम होगा, क्योंकि cos स्क्वायर x 0 to 1 में अगर मैं बात करूं वो कैसा है भाई, पॉजिटिव तो है, नेगेटिव तो होगा नहीं। बात क्लियर है। सब में मैं लगा रहा हूं मल्टीप्लाई। अगर आप किसी फंक्शन को 2 to 2 से कर रहे हो तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पे क्या होगा, e टू द पावर -x क्यूब cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन e टू द पावर -x स्क्वायर, क्या होगा, cos स्क्वायर x। और यहां पे क्या कर सकते हैं, e टू द पावर -x cos x, ये हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर x। लेकिन मेरा ये जो फंक्शन है, देखिए ये तो मेरा I1 है एक्चुअली, ये मेरा I1 है, समझना बड़े ध्यान से। ये जो है माइनस, ये मेरा क्या है, I2 है, लेकिन ये I3 नहीं है, दिस इज नॉट I3। देखो यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ I3 में मेरे पास e टू द पावर -x क्यूब है, समझना। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर x जो है, cos स्क्वायर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 तक होती है cos x की, अगर आप देखो तो। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो 0 से 1 होगी। यानी कि यहां पे ये जो फंक्शन है एक्चुअली में e टू द पावर -x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है, e टू द पावर -x स्क्वायर cos स्क्वायर x, वो क्या होगा, एक्चुअली में वो छोटा ही होगा यहां से। ठीक है, क्या होगा, छोटा ही होगा e टू द पावर -x क्यूब से। क्यों भाई, क्योंकि cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो लेस देन कैसी है, 1 है। ठीक है, तो लेस देन अगर 1 है, 0 से 1 की अगर बात करें तो क्या होगा, ये आपको ऐसा ही रिलेशन मिलेगा। मतलब ये क्या है, मेरा I2 है और I2 इज लेस देन I3, पर I2 तो कैसा है, I2 इज लेस देन I1, तो आपको अल्टीमेटली I1 लेस देन I2 लेस देन I3 मिल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है मेरे पास, जी हाँ, ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है। ये ऐसा आपको समझना पड़ेगा। पहले फंक्शन में जाइए, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर फंक्शन में धीरे धीरे चेंजेस करके मेरे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसको लेके आइए। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहां पे मेरा ये जो फंक्शन बन रहा था वो एक्चुअल नहीं था, तो हमने क्या चेक किया भाई, cos स्क्वायर x जो एक्चुअली है वो लेस देन 1 है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां से अगर इसको हटा भी दें तो क्या होगा, ये जो I2 है वो हमेशा लेस देन ही होगा I3 से।
बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फाइनल फॉर्म मिल रहा है। सो प्रॉब्लम नंबर 19 है 12th Jan 2019 का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि देख के ना क्वेश्चन लग रहा है बड़ा ही भारी भरकम। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा, ठीक है। मतलब देख के तो ऐसे ही लगेगा भाई ऐसा तो भाई क्या कैसे सॉल्व करें इसको, लॉग है, x बाई ई है, e बाई एक्स है, लिमिट भी काफी अटपटी है। तो आप क्या करोगे, मतलब बच्चे क्या करेंगे, log x को मल्टीप्लाई नहीं करना है, log x को रहने दो। log वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन इज थोड़ा सा हार्ड, तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं log x को ही हटा दूं? तो देखो ये दोनों फंक्शन काफी सिमिलर लग रहे हैं, x बाई ई, e बाई एक्स, मतलब 1 अपॉन में x बाई ई ही है। तो क्या मैं x बाई ई को, और इसकी पावर x है, यहाँ पे 2x है, तो अल्टीमेटली उसकी पावर x को t मान लूं, तो x बाई ई की पावर x को t मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन किया तो डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन उसके लिए लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाओगे तो क्या मिलेगा, x इंटू लॉग ऑफ x बाई ई, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे log t हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो x इंटू लॉग ऑफ x माइनस log e लिख सकते हैं क्या, हाँ, और दोनों का बेस क्या होगा, e ही होगा, यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। हर बार आपको बेस e मान के ही चलना है, ठीक है। अगर सिंपल में लॉग लिख रहा हूं तो, नहीं लिख रहा हूं तो भी बेस ई समझ लेना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब मैं इसका डेरिवेशन निकाल सकता हूं, डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। कैसे, चेन रूल लगा दो। चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड कांस्टेंट, मतलब लॉग एक्स बेस ई। अब लॉग ई बेस ई क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, अब समझना, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास बचा प्लस में चेन रूल लगा रहे हैं ना, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट, तो अब सेकंड का डेरिवेटिव निकालो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, और इसका तो 0 हो जाएगा, और x कांस्टेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, log t का 1 अपॉन टी dt, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको dx तो रखना ही है। तो देखो क्या हो रहा है, आपके पास बच रहा है log x बेस e, और ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो log x बेस e dx इज नथिंग बट 1 अपॉन टी dt हो गया। तो मेरा ये जो है log x dx क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी dt। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख सकता हूं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो इंटीग्रल, समझना, x बाई ई की पावर x तो t है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। e बाई एक्स है विच इज नथिंग बट 1 अपॉन में, समझ लेना, x बाई ई, लेकिन x बाई ई की पावर जो x है वो तो t है, तो यहाँ पे मैं t लिख लूंगा, बीच में माइनस है, ठीक है। और क्या हो गया भाई, dt हो गया, dt नहीं हुआ, 1 अपॉन टी dt होगा dx की जगह पे, तो 1 अपॉन टी dt पुट कर लिया। अब गलती से क्या कर लेते बच्चे, सीधा 1 टू ई पुट कर देते हैं, नहीं, लिमिट चेंज करनी है। कैसे चेंज करेंगे, x अगर 1 है तो t क्या होगा, चेक करो, 1 पुट करो, 1 अपॉन ई की पावर 1, तो 1 अपॉन ई आ जाएगा। x अगर e है तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे भाई, e बाई ई की पावर e बाई ई इज 1 की ई पावर 1 की कितनी भी पावर 1 ही देगा, तो 1 बाई ई और 1, ये क्या हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया। इंटीग्रेशन कर लो, कैसे करेंगे, इंटीग्रल 1 बाई ई से 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, t मिलेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो अब बच्चे को पता है, क्या पता है भाई, टी स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस में 1 अपॉन टी, लेकिन ये -1 अपॉन टी होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट 1 बाई ई और 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे अपर लिमिट तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 मिल गया। लोअर लिमिट माइनस करके पुट करोगे, जैसे ही माइनस में क्या मिलेगा, 1 बाई ई स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन में 1 अपॉन का ई, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का ई मिल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा, 1 बाई 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर माइनस ई। क्या ऐसा ऑप्शन है, चेक करते हैं। 3 बाई 2 माइनस ई, समझना, -1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, ये रहा मेरा ऑप्शन सी, फाइनल आंसर। आई होप कि आज जो हमने PYQ सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।